हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोकार्नो संधि जो 1925 में हुई थी, वैश्विक आर्थिक मंदी जो 1929 में घटित हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे लोकार्नो संधि। लोकार्नो संधि 1925 में पश्चिमी यूरोप के प्रमुख देशों के बीच हुई एक महत्वपूर्ण संधि थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में स्थिरता और शांति स्थापित करना था। यह संधि स्विट्जरलैंड के लोकार्नो शहर में 5 से 16 अक्टूबर तक 1925 के बीच हुई थी। इसमें प्रमुख रूप से जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली और ब्रिटेन के नेताओं ने हिस्सा लिया था। संधि के अगर प्रमुख बिंदुओं को देखो तो राइनलैंड की गैर आक्रामकता। राइनलैंड जो जर्मनी में एक क्षेत्र है। जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम ने राइनलैंड क्षेत्र में स्थायी सीमाओं की रक्षा की गारंटी दी, जिसका मतलब था कि जर्मनी द्वारा फ्रांस या बेल्जियम पर हमला नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रमुख प्रावधान में आपसी समझौते हुए थे। जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम ने एक दूसरे पर हमला न करने का वादा किया और किसी भी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर सहमति दी, है ना। नेक्स्ट आता है इटली और ब्रिटेन की गारंटी। इटली और ब्रिटेन ने इस समझौतों के कार्यान्वयन की गारंटी दी और किसी भी आक्रमण की स्थिति में हस्तक्षेप करने का वादा किया। नेक्स्ट आता है जर्मनी का लीग ऑफ नेशंस में प्रवेश। इस समझौते के तहत जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस में प्रवेश की अनुमति मिली, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से मान्यता प्राप्त हुई। सकारात्मक पहलुओं को अगर देखा जाए लोकार्नो संधि के, तो सबसे पहले यूरोप में शांति का माहौल बना। शांति के कारण यूरोप में एक स्थिरता और शांति का माहौल बना, खासकर जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम के बीच, है ना, विवाद नहीं हुए। कूटनीतिक सहयोग स्थापित हुए। इस समझौतों ने यूरोपीय देशों के बीच आपसी समझौते और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया। लीग ऑफ नेशंस में जर्मनी का पुनः प्रवेश हुआ। सकारात्मक पहलू अगर देखा जाए, इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दोबारा शामिल होने को मिला और वैश्विक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिरता बनी। संधि ने पश्चिमी यूरोप में स्थिरता लाई, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। अगर नकारात्मक पहलुओं को देखें तो इसमें पूर्वी यूरोप की उपेक्षा हुई, है ना, पूर्वी यूरोप की इसमें उपेक्षा हुई। संधि ने मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप की समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन पूर्वी यूरोप की समस्याओं की उपेक्षा की गई। इस कारण पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी गई, जिससे ये असंतुष्ट हुए, है ना, ये देश असंतुष्ट हुए। नकारात्मक पहलू में हिटलर के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे लोकार्नो संधि के बाद जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो मिली, लेकिन इससे जर्मनी में राष्ट्रवादी और हिटलर जैसे नेताओं को शक्ति प्राप्त करने का मौका दिया, जिसके बाद में वर्साई संधि और लोकार्नो संधि का उल्लंघन किया गया। संधि की सीमित सफलता रही। संधि के द्वारा राइनलैंड के क्षेत्र में शांति बनाए रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह संधि लंबे समय तक प्रभावी नहीं रही। 1936 में हिटलर ने राइनलैंड का पुनः सैन्यीकरण किया और लोकार्नो संधि का उल्लंघन किया। सुरक्षा की कमजोर गारंटी। हालांकि ब्रिटेन और इटली ने संधि की गारंटी दी, लेकिन उनका हस्तक्षेप संधि उल्लंघन की स्थिति तक में सीमित था। यह बाद में स्पष्ट हो गया जब हिटलर ने इस संधि का उल्लंघन किया और किसी ठोस प्रतिक्रिया का सामना नहीं किया गया, है ना। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? लोकार्नो संधि को अपने समय में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जाता है, क्योंकि इससे यूरोप में थोड़े समय के लिए शांति और स्थिरता है। लेकिन इस संधि की दीर्घकालिक प्रभावशीलता संदिग्ध थी, क्योंकि इसमें जर्मनी की आक्रमण नीतियों को पूरी तरह से नहीं रोका और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप का मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। तो ये लोकार्नो संधि थी। अब हम जानेंगे वैश्विक आर्थिक मंदी जो 1929 के अंतर्गत देखने को मिलती है ना, और 1930 के दशक में अधिकांश समय तक ये चलती है, जो आधुनिक इतिहास की सबसे गंभीर आर्थिक मंदी है। ये वैश्विक स्तर पर प्रभावित हुई और विभिन्न देशों में व्यापार, रोजगार और जीवन के हर क्षेत्र में इसका भारी प्रभाव देखने को मिला। अब मंदी की शुरुआत कब होती है? 1920 के दशक में अमेरिका में रोयरिंग ट्वेंटीज के नाम से जाना जाता था, जब शेयर बाजार में उछाल और आर्थिक वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन यह उछाल टिकाऊ नहीं था और इसके पीछे वित्तीय अस्थिरता छुपी हुई थी। 29 अक्टूबर 1929 को, जिसे ब्लैक मंगलवार भी कहा जाता है, अमेरिका शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई, जिसे शेयर बाजार का पतन, स्टॉक मार्केट क्रैश कहा जाता है।
इस घटना ने आर्थिक संकट की शुरुआत की, जिसे बाद में महान मंदी के नाम से जाना जाता है, या इंग्लिश में इसे ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। अगर कारणों को देखें आर्थिक मंदी के, तो अत्यधिक कर्ज और शेयर बाजार में सट्टेबाजी। 1920 में 20 के दशक में लोग बड़ी मात्रा में कर्ज लेकर शेयर बाजार में निवेश कर रहे थे। जब शेयर बाजार गिरा तो वे अपने सारा पैसा खो बैठे और कर्ज चुका नहीं पाए। ये कारण माना जाता है। अगर दूसरा देखें तो असमान आर्थिक वितरण। उस समय की आर्थिक समृद्धि असमान थी। अमीर लोग बहुत अधिक धनवान हो रहे थे, जबकि गरीब आर्थिक संकट में फंस रहे थे। इससे मांग में कमी आई और उत्पादन घटने लगा। बैंकों का पतन। बैंकिंग प्रणाली कमजोर थी। जब लोग बैंकों से पैसे निकालने लगे तो बैंक दिवालिया हो गए, जिससे लोगों की बचत खत्म हो गई, निवेश घट गया। वैश्विक व्यापार में गिरावट आई। अमेरिकी मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया, क्योंकि अमेरिका प्रमुख आर्थिक शक्ति था। जब अमेरिका ने आयात और निर्यात पर अंकुश लगाया तो वैश्विक व्यापार घट गया, है ना। स्मूथ हाले टेरिफ एक्ट। अमेरिका ने इस कानून के जरिए आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कमजोर हो गया। अब इसका प्रभाव अगर हम देखें तो बेरोजगारी में वृद्धि हुई। मंदी के दौरान करोड़ों लोग अपनी नौकरी खो बैठे। अमेरिका में बेरोजगारी दर 25% पहुंच गई, जबकि अन्य देशों में भी यही हालात थे। गरीबी और भूखमरी। बेरोजगारी और आय में गिरावट के कारण लाखों लोग गरीब और भुखमरी के शिकार हो गए। अमेरिका में ब्रेड लाइन्स और सूप किचन जैसी राहत सेवाएं आम हो गई। बैंकों का पतन हो गया है। कई देशों में बैंक ध्वस्त हो गई। अमेरिका में हजारों बैंक बंद हो गए, जिससे लोगों की जमा पूंजी नष्ट हो गई, है ना। इससे लोगों की जमा पूंजी नष्ट हो गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आई। वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई, क्योंकि अधिकांश देशों ने आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इससे विश्व अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई। राजनीतिक अस्थिरता। आर्थिक संकट ने कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की। जर्मनी में आर्थिक संकट ने हिटलर और नाजी पार्टी के युद्ध में योगदान दिया। इसी प्रकार अन्य देशों में भी चरमपंथी विचारधाराओं का विकास हुआ। अमेरिका की न्यू डील। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई सुधार कार्यक्रम किए, जिसे न्यू डील कहा जाता है। इसमें रोजगार सृजन, बैंकिंग सुधार, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम शामिल थे, है ना। अब वैश्विक आर्थिक मंदी से उबरने की अगर प्रक्रिया को हम देखें तो 1930 के दशक के मध्य तक कई देशों ने विभिन्न सरकारी नीतियों के माध्यम से मंदी से उबरने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया आर्थिक स्थिरता पाने में असफल रही और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं कि वैश्विक आर्थिक मंदी 1930 की एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसने साबित किया कि आर्थिक स्थिरता के बिना राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता संभव नहीं है। इसके सबक आज भी आर्थिक नीति और वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध तो हमने देख चुके हैं। अब हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, है ना। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, लोकार्नो संधि देख ली और वैश्विक आर्थिक मंदी देख ली। अब हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला एक वैश्विक संघर्ष था, जिसने दुनिया के अधिकांश प्रमुख देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में मुख्य रूप से दो गुटों के बीच लड़ाई हुई, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ये इतिहास का सबसे व्यापक और विनाशकारी युद्ध था, जिससे करोड़ों लोगों की जान गई और पूरी दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए, है ना। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को अगर हम देखें तो वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई संधि के तहत जर्मनी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इस संधि ने जर्मनी को आर्थिक रूप से कमजोर किया, उसकी सैन्य क्षमता को घटा दिया और भारी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य किया। इससे जर्मनी में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ और बाद में हिटलर के उभार का कारण बना। हिटलर और नाजी पार्टी का उदय। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और यहूदियों के प्रति नफरत का प्रचार किया। हिटलर ने जर्मनी को फिर से महान बनाने का वादा किया, वर्साई संधि की शर्तों को नकारने की कोशिश की। हिटलर की आक्रामक विदेश नीति, विशेष रूप से ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा, युद्ध का प्रमुख कारण बना। इटली और जापान का विस्तारवाद। इटली और जापान ने भी आक्रामक नीति अपनाई। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने अफ्रीका में इथोपिया पर कब्जा कर लिया, जबकि जापान ने 1931 में चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण किया। इन देशों के विस्तारवादी प्रयासों ने वैश्विक तनाव को आगे बढ़ाया।
विश्व आर्थिक मंदी अगर देखें 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने कई देशों की आर्थिकी को कमजोर किया और उससे अस्थिरता बढ़ी। इससे युद्ध की संभावना भी बढ़ गई क्योंकि आर्थिक कठिनाइयों से निपटने के लिए कई देशों ने आक्रामक नीतियां बनाई। असमर्थ लीग ऑफ नेशन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई थी, आक्रामक राष्ट्रों को रोकने में असफल रही। इसके पास प्रभावी शक्ति और सदस्य देशों का समर्थन नहीं था, जिससे जर्मनी, इटली और जापान के आक्रमण को रोका नहीं जा सका। रूस जर्मन गैर आक्रमणकारी संधि। अगस्त 1939 में सोवियत संघ और जर्मनी के बीच एक गैर आक्रमणकारी संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे हिटलर को पूर्वी यूरोप में हमला करने का अवसर मिला। इस संधि ने यूरोप में युद्ध की शुरुआत को तेज कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण 1939। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इस घटना के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध की विधिवत शुरुआत माना जाता है। फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा 1940 में। जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण किए और कुछ ही महीनों में फ्रांस को कब्जे में ले लिया। पेरिस पर नाजी सेना का नियंत्रण हो गया। सोवियत संघ पर हमला। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, जिसे ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर सबसे बड़ी लड़ाई थी। पर्ल हार्बर पर हमला 1941। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका पर के हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला किया, जिससे अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। डी डे 1944 में हुआ। 6 जून 1944 को मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नामेडी तट पर एक विशाल हमला किया, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है। इस हमले ने यूरोप में जर्मनी के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोला। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम 1945 में फेंके गए। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध के अगर परिणामों को देखें तो सबसे पहला आएगा तो मानव हानि। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 7 करोड़ लोगों की मौत हुई, जिसमें सैनिक के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल थे। युद्ध की विभीषिका से कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था भविष्य में ऐसे वैश्विक युद्धों को रोकना। यूरोप का विभाजन और शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गई। एक और अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, जिसे हम मित्र राष्ट्र कहते थे, और दूसरी ओर सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप, जिन्हें ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता था। इस विभाजन से शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जो कई दशकों तक चला, लगभग 1991 तक चला, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। जर्मनी और जापान पर नियंत्रण। जर्मनी को विभाजित कर दिया गया और पूर्वी सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गया और पश्चिमी जर्मनी राष्ट्रों के अधीन रह गए। जापान को अमेरिका सेना के नियंत्रण में रखा गया और उसे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया गया। परमाणु युद्ध की शुरुआत। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के इस्तेमाल ने परमाणु युद्ध की शुरुआत की। इसके बाद देशों ने परमाणु हथियारों का निर्माण तेज किया, जिससे दुनिया को भविष्य में परमाणु युद्ध का खतरा महसूस हुआ। आर्थिक पुनर्निर्माण। युद्ध से प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक योजनाएं चलाई गई। अमेरिका ने यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान की शुरुआत की। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद मिली। औपनिवेशिक स्वतंत्रता। युद्ध के बाद कई एशियाई और अफ्रीकी देशों ने औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता हासिल की। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे औपनिवेशिक देशों की स्थिति कमजोर हो गई, जिसमें भारत, इंडोनेशिया और अन्य कई देशों को स्वतंत्रता मिली। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। इसके कारण न केवल विश्व मानचित्र में बदलाव हुए, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में भी गहरे परिवर्तन आए। इस युद्ध ने दुनिया को यह समझाया कि शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक सुरक्षा कितनी आवश्यक है। अब हम 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। जैसे लोकार्नो संधि विश्व शांति एवं सुरक्षा की दिशा में प्रभावी सिद्ध हुई, इस कथन की समीक्षा कीजिए। देखो, इसमें आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? लोकार्नो संधि, देखो इसका आंसर मैं बताता हूँ। लोकार्नो संधि विश्व शांति और सुरक्षा की दिशा में प्रभावी सिद्ध हुई, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले आपको लोकार्नो संधि क्या है, 1925 में जो हुई थी, है ना, उसके प्रावधान बताने, और ये विश्व शांति और सुरक्षा की दिशा में कैसे सिद्ध हुई कि 1925 में जब ये संधि होती है तो 1939 लगभग 15 साल तक ये किसी बड़े युद्ध को नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती है?
जो वर्साई संधि के तहत प्रावधान किए गए थे जर्मनी के विरुद्ध व्यापक रूप से उनको शिथिल किया गया और जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस में शामिल किया गया और जर्मनी के जो कठोर प्रावधान है उनको कम किया गया। इससे क्या होगा, जर्मनी का राष्ट्र मतलब जर्मनी में जो विरोध वाली भावनाएं जन्म ले रही थी उनको कम किया गया, है ना। तो ये स्थायी रूप से तो नहीं हुई, लेकिन कुछ समय के लिए इन्होंने शांति और सुरक्षा को प्रभावी सिद्ध किया। इस तरह से इसका आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न आता है, न्यू डील हस्तक्षेप नीति के पतन को प्रदर्शित करता है, पूंजीवाद की समाप्ति को नहीं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो न्यू डील कब आई थी? न्यू डील आई थी जब वैश्विक आर्थिक मंदी हुई थी 1929 में। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने जो पूंजीवादी संरचना में कुछ ऐसे तत्व समावेशित किए थे जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। मतलब जो पूंजीवाद में समाजवादी तत्वों को लागू किया गया है, ये सकते हैं कि उन्होंने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का प्रयास किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने से क्या हुआ कि जो तात्कालिक स्तर पर मंदी के गहरे जो काफी व्यापक स्तर पर मंदी फैल चुकी थी, उससे उनको मुक्ति मिली और एक सुधार की दिशा में प्रयास आगे बढ़े और वैश्विक स्तर पर लोग बाग मंदी से बाहर आ चुके। तो यहाँ पे ये कहना है कि न्यू डील हस्तक्षेप नीति के पतन को प्रदर्शित करता है, पूंजीवाद की समाप्ति को नहीं। तो मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो रूजवेल्ट थे उन्होंने इस नीति के द्वारा पूंजीवाद को समाप्त नहीं किया, वो हस्तक्षेप नीति के पतन को बताता था कि सरकार हस्तक्षेप कर सकती है पूंजीवाद में, है ना। मतलब आर्थिक स्थितियों को नियंत्रण रखने के लिए सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, ये बताना चाहते थे। पूंजीवाद वो समाप्त करना नहीं चाहते थे। तो इस कथन की समीक्षा इस तरह से करनी है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम मिलेंगे तो चीन की क्रांति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।